नेक्स्ट बच्चों रेसेमिक मिक्सचर। देखो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों, एनेंटियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है उसे हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। देखो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल एनेंटियोमर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। तो बच्चों इक्विमोलर ध्यान रखना, सेम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए दोनों की, मोलर कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे। इट इज नोन एज डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर। इसे हम डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो एनेंटियोमर है वो डीएल मिक्सचर है। तो डीएल मिक्सचर में अगर मान लीजिए हम ऐसा मानते हैं कि डी लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एल लाइट को किधर घुमाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। और एनेंटियोमर को लाइट को के घुमाने का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो देखो रेसिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज वन मॉलिक्यूल कैंसलाइज इफेक्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। जबकि बच्चों हमने मीजो पढ़ा था, मीजो को हम बोल रहे थे इंटरनल कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि मीजो में ये फिनोमेना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था, जबकि यहाँ पे ये फिनोमेना दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसेमिक मिक्सचर में बच्चों डी वाला पार्ट एल वाले पार्ट की इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो मिक्सचर कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर बच्चों हम ऐसा माने, अगर एनेंटियोमर इक्वल अमाउंट में नहीं है, अगर एनेंटियोमर इक्वल मोलर अमाउंट में नहीं है, तो क्या वह मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वह इक्विमोलर में होंगे तभी वह मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, अदरवाइज वह मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होगा। तो इसके बाद का हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एनेंटियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी। जो मिक्सचर है वो कितना परसेंट ऑप्टिकल प्योर है, या उसमें जैसे एनेंटियोमेरिक एक्सिस, कोई एक एनेंटियोमर कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट एक्सिस में है, इसके लिए हम पढ़ेंगे एनेंटियोमेरिक एक्सिस ऑप्टिकल प्योरिटी। इसको शॉर्ट में ईई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने मान लिया, सपोज करो बेटा, इफ एनेंटियोमेरिक एक्सिस ऑफ सॉल्यूशन इज क्या नाम से +X%। अगर मैंने कहा कि भाई +X% किसी की एनेंटियोमेरिक एक्सिस है, तो फिर उसका जो रेसेमिक मिक्सचर होगा वो कितना होगा, 100 - X होगा रेसेमिक मिक्सचर। अब ध्यान रखो, रेसेमिक मिक्सचर में बच्चों जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो मुझे यहाँ टोटल प्लस आइसोमर निकालना है। तो बच्चों यहाँ जो मेरे को साइन दे रखा है, पहले ये प्लस वाला साइन दे रखा है, तो टोटल प्लस आइसोमर में मुझे यहाँ प्लस वाला साइन दे रहा है, तो x तो होगा ही सही। अब इस 100 - X, इस रेसेमिक मिक्सचर के दो पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि रेसेमिक मिक्सचर में जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो x + 100 - X/2। तो ये हो जाएगा टोटल प्लस वाला पार्ट। और ये देखिए माइनस वाला पार्ट 100 - X/2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाला पार्ट। तो ऐसे हम टोटल प्लस और माइनस आइसोमर्स की इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब बच्चों एनेंटियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इंटू 100। हमने स्टार्टिंग में जब ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था स्पेसिफिक रोटेशन, हम अल्फा को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन इन प्योर फॉर्म इंटू 100। ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों कोई क्वेश्चन दिया हुआ और आपको पता नहीं लगे कि भाई कैसा है, तो देखो परसेंटेज निकालने का सुंदर फॉर्मूला होता है कि जैसे परसेंटेज में हमेशा ये अल्फा मिक्सचर कम आएगा, अल्फा प्योर ज्यादा आएगा इंटू 100। जैसे टेस्ट पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो किसी के बच्चे के मार्क्स आए 97, तो 97 अपॉन 100 इंटू 100, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो कभी आप कंफ्यूज हो तो ऐसे कर सकते हैं। एनेंटियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी बच्चों का एक और फॉर्मूला D - L अपॉन D+L, D-L अपॉन D+L इंटू 100। बेटा ये मैंने ऐसे लगा रखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में है। अगर मान लीजिए कभी L ज्यादा हुआ तो L - D कर देंगे। ठीक है। तो ये इसके निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों के बिहाफ पे अपन अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्योर S+ CH3CHBr हैज स्पेसिफिक रोटेशन जो आपको दे रखा है बच्चों। ये 25 डिग्री टेम्परेचर पे दे रखा है, पर्टिकुलर लाइट के लिए दे रखा है, +50 डिग्री एंड पार्शियली रेसेमाइज सैंपल का जो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो अब हमें ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना है सैंपल का, और ये भी बताना है कि टोटल प्लस और माइनस आइसोमर कैसे है। तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अल्फा
इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं कि भाई देखो ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाई था अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इंटू 100, यहां से वैल्यू 30 अपॉन 50 इंटू 100। तो बच्चों ये इससे 2 बार कटेगा तो ये आएगा 60 आएगा, डिग्री नहीं, ऑप्टिकल प्योरिटी आ गई 60%, ये 60% आ गई। अब हम निकालते हैं इसका रेसेमिक मिक्सचर। तो बच्चों रेसेमिक मिक्सचर कितना आएगा, 100 में से हमने 60 माइनस कर दिया तो ये आ गया 40%। तो इस वाले की जो सैंपल है इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी आई 40%। अब 40% में टोटल प्लस आइसोमर देखते हैं, टोटल प्लस आइसोमर इसके लिए देखते हैं हमें। तो देखिए बच्चों टोटल प्लस आइसोमर में क्या था, पहले साइन देखिए किसका था, प्लस का था। अगर बच्चों साइन माइनस का होता तो माइनस वाला आइसोमर एक्सेस में होता, अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला है। तो देखो 40% तो ये है ही सही बच्चों, 40% तो ये ऑप्टिकल प्योरिटी प्लस वाले की है ही सही। सॉरी 60%, सॉरी बेटा 60% एक्चुअली में ये 60% है ऑप्टिकल प्योरिटी, और 40% के 2 पार्ट होंगे, 40 + 2 तो ये आ गया 80, और ये आ गया टोटल माइनस आइसोमर जो आया बच्चों, ये आएगा रेसेमिक मिक्सचर का 2 पार्ट कर दो, ये आ गया 20%। मतलब इस सॉल्यूशन में बच्चों प्लस आइसोमर तो है 80% और माइनस आइसोमर कितना है 20%। अब आप चाहो तो बच्चों इससे अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर आप इन दोनों से चाहो कि इन दोनों से आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, D - L अपॉन D + L इंटू 100 पढ़ा था। तो बेटा इससे देखिए, मान लीजिए 80 - 20, 80 - 20 अपॉन 80 + 20 इज इक्वल टू 100। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 80 - 20 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 60 अपॉन यहां आएगा बच्चों ये 100 इंटू यहाँ 100। तो ये ऑप्टिकल प्योरिटी से ये कैंसिल हो गया, तो 60%। तो जो ऑप्टिकल प्योरिटी यहां आ रही थी बच्चों, वही ऑप्टिकल प्योरिटी को हम टोटल प्लस और माइनस निकाल के चेक कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिंग मिक्सचर। बच्चों रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीजों में से किन्हीं को क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना। जैसे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ना बच्चों कि भाई इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करो, मतलब इस प्रॉब्लम को अलग करो, सेपरेट करो, कुछ करो। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का रिलेशन क्या होता है बच्चों, सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर फ्रॉम देयर रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन। रेसिमिक मिक्सचर में से किसको अलग करना बच्चों, एनेंटियोमर को अलग करना, क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब ऐसा क्यों बच्चों, एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे बच्चों, लेकिन हमें पता है डायस्टिरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो हम क्या करें, किसी मेथड से एनेंटियोमर को डायस्टिरियोमर में कन्वर्ट कर लें और फिर हम उन्हें सेपरेट कर लें। तो देखो कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन मेथड में एनेंटियोमर आर सेपरेटेड बाय फॉर्मिंग डायस्टिरियोमर। एनेंटियोमर को सेपरेट करने के लिए एनेंटियोमर आर सेपरेटेड बाय फॉर्मिंग डायस्टिरियोमर, क्योंकि डायस्टिरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है, सो दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिजोल्यूशन रिएजेंट लेना पड़ता है बच्चों। रिजोल्यूशन रिएजेंट, रिजोल्यूशन रिएजेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, रिजोल्यूशन रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब हो गया बच्चों उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। और ऑप्टिकली प्योर का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर वो आर है तो 100% आर होना चाहिए, और अगर वो एस है तो 100% एस होना चाहिए। यदि वो प्लस है तो 100% प्लस वाला होना चाहिए, और यदि वो माइनस है तो 100% माइनस वाला होना चाहिए। ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और आती है बच्चों, रिजोलेबल कंपाउंड क्या होते हैं, केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को ही आप रिजोल्व कर सकते हो।
केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को आप रिजोल्व कर सकते हो, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड को आप रिजोल्व नहीं कर सकते। जैसे मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा? नॉन रिजोल्वेबल, क्योंकि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखना, इस वाले पे भी जो है वो आपकी शीट में सवाल दे रखे हैं कि कौन से कंपाउंड वो है रिजोल्वेबल है। तो रिजोल्वेबल के लिए कौन सा कंपाउंड होगा? केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का ही हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, या रिजोल्वेबल है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड रिजोल्वेबल नहीं है। अब हम मेथड देखते हैं कि कैसे मेथड करेंगे। जैसे बच्चों ये है, ठीक है, अगर मैं इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम लिखूं तो 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड का मेरे पास रेसेमिक मिक्सचर है। ये मैंने रेसेमिक मिक्सचर दे रखा है। और देखो बच्चों एनेंशियोमर इसमें वर्टिकल लाइन में एक स्विच कर रखा है, वर्टिकल लाइन में एक स्विच कर रखा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मिरर लगाऊंगा, बच्चों आप अगर यहाँ मिरर लगाओगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे। या अगर आप स्विचिंग कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो इस वाले कार्बन पे एक स्विच कर दिया मैंने वर्टिकल लाइन में, तो ये आ गया। तो ये अगर इसका इक्विमोलर मिक्सचर है तो इस इक्विमोलर मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिंग मिक्सचर। अब रिजोल्यूशन रीजन, ये मैंने रिजोल्यूशन रीजन ले लिया बच्चों। रिजोल्यूशन रीजन मैंने बोला था कि कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए और ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, तो ऑप्टिकली प्योर। अब आप जानते हैं बच्चों कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों? एस्टर। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर दिया। अब इसमें मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखना क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ बनेगा CH3 PH H C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल, ये H और ये D प्लस। यहाँ पे देखिए बच्चों नीचे वाले का PHH मिथाइल C डबल बॉन्ड O, यहाँ बच्चों मिथाइल, यहाँ पे H और यहाँ पे D। हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिले। कितने प्रोडक्ट मिले? 2 प्रोडक्ट। तो इस को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर। ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर हो गया बेटा ये हमारे पास। अब देखो इसमें रिलेशन निकालना चाहते हैं हम, रिलेशन निकालेंगे बच्चों। यहां इस किरेल कार्बन और इस किरेल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस किरेल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। 2 किरेल कार्बन है बच्चों, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह चेंज, तो मिलेंगे डायस्टीरियोमर। क्या मिलेंगे बच्चों? ये डायस्टीरियोमर। अब आपको पता है बच्चों डायस्ट्यूमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। डायस्ट्यूमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इनको सेपरेट करने के लिए मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे कितने फ्रैक्शन मिलेंगे बच्चों? मुझे यहाँ 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। 2 फ्रैक्शन मिलेंगे मुझे यहाँ, तो 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। अब ये दोनों फ्रैक्शन मेरे पास अलग अलग फ्लास्क में आ गए हैं। दोनों फ्रैक्शन मेरे पास बच्चों अलग अलग फ्लास्क में आ गए हैं। तो बच्चों इसमें एक ये वाला एस्टर होगा, इसमें ये वाला एस्टर होगा। अब मैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा लूं, तो एक में एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा, एक में एसिड और में अल्कोहल मिल जाएगा। रही बात एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो जब हम वो पढ़ेंगे GOC3 वहां पे इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई एस्टर में अगर मैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऐसे करूंगा, इसमें यहाँ पे ये OH आ गया और यहाँ पे H आ गया, तो वापस OH आने से ये वापस ऐसा कैसा अल्कोहल बन गया बच्चों। तो इसलिए मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैं सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये तो था इसका पूरा का पूरा ये मेथड कि इस मेथड को कैसे करते हैं। अब बच्चों मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कि भाई शॉर्ट ट्रिक में कैसे आप इसके क्वेश्चन को जल्दी से वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या? जैसे कोई भी सवाल आपको दिया गया है और बोला है कि X Y Z A B C D किसी का भी रेसेमिक मिक्सचर, तो बच्चों आप रेसेमिक मिक्सचर का बच्चों मतलब आपको पता है प्लस माइनस मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर को हम बोलते हैं प्लस माइनस मिक्सचर, चाहे कोई भी नाम दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला है कि इस ट्रीटेड विद कोई भी ऑप्टिकली प्योर, किसी भी ऑप्टिकली प्योर से आपने रिएक्शन कराई, तो बच्चों ये ऑप्टिकली प्योर। अब आप कुछ भी मान लो बच्चों, ऑप्टिकली प्योर में आप कैसे मानोगे अभी देखते हैं बच्चों। ऑप्टिकली प्योर में आप या तो पूरा का पूरा प्लस मान लो बच्चों, या पूरा का पूरा माइनस मान लो। पूरा का पूरा प्लस मान लो या पूरा का पूरा माइनस मान लो। अब आप देखिए इसमें
अब अपन रिएक्शन कराएंगे तो देखिए बच्चों, इसका प्लस इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए बच्चों, यहां प्लस दोनों जगह सेम है, मतलब इस किरेल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इस किरेल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डायस्टीरियोमर, या मैं बोल सकता हूं, बोलो बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर मिला मुझे। अब मुझे पता है डायस्ट्यूमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एफडी का मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डायस्ट्यूमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो इन्हें मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो 2 फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब फ्रैक्शन करने के बाद मैं हाइड्रोलाइसिस करा लूंगा तो अलग अलग हमें दोनों में रेसेमिक मिक्सचर में जो एनेंटियोमर प्रेजेंट थे वह हमें मिल जाएंगे। एक मेथड तो ये था बच्चों। एक और दूसरा का मेथड है, अब मैंने ये भी बताया था कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल एनेंटियोमर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। अगर आप रेसेमिक मिक्सचर को प्लस माइनस नहीं मानते हो बच्चों, अगर आप डीएल मानते हो तो भी डीएल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नाम दिया गया हो आपको एक्स वाई जेड, आप या तो प्लस माइनस माने या डीएल माने। अब बच्चों ऑप्टिकली प्योर से रिएक्शन कराई डी डैश, ये ऑप्टिकली प्योर, ठीक। तो बच्चों डी और डी डैश, यहां पे आ गया एल और डी डैश। तो बच्चों देखो डी डैश और डी डैश यहाँ सेम है, मतलब इस किरेल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो बच्चों क्या मिला मुझे, यहाँ पे डायस्टीरियोमर मिला। तो डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें 2 फ्रैक्शन मिल जाएंगे बच्चों, यहां से हमें 2 फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 3 में जेई लेवल, जो एक्सरसाइज 3 आपकी है जेई लेवल एडवांस लेवल, उसमें 2003 में क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चंस आए थे, जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जो है आपको ये पढ़ने के बाद इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट आने वाले सालों में कभी ना कभी आ सकता है, क्योंकि 2003 के बाद इस रिपीटेटेड क्वेश्चन, इस वाली वैरायटी पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। 2003 में इस पे 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं बच्चों। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन एटम। बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपको, कायरल कार्बन एटम इज नॉट ए क्राइटेरिया टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन एटम ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसी से रिलेटेड जो भी केस है वह सब 1 बाय 1 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला केस आता है क्यूमुलिन सिस्टम, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही पढ़ा था बच्चों क्यूमुलिन सिस्टम। उस क्यूमुलिन सिस्टम के एग्जाम्पल करते हैं। क्यूमुलिन सिस्टम होता है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम को हम क्यूमुलिन सिस्टम बोलते हैं। जैसे बच्चों ये है, मैंने आपको वहां ओड इवन कंसेप्ट बताया था बच्चों। तो देखिए एक्चुअली में बच्चों ये कंपाउंड जो होता है वह इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो है इसका मिथाइल जो है ये ऐसा दिखेगा, डार्क ऐसा। और मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी बच्चों, एसडी कंसेप्ट। एस का मतलब होता है बच्चों सेम, डी का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आई थी तो आप, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई थी तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी मैंने बताया था आपको बच्चों। यहाँ 2 डबल बॉन्ड हैं बच्चों, 2 डबल बॉन्ड इवन नंबर में हैं। इवन नंबर में जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो वो सेम प्लेन में नहीं है, फर्स्ट और ये सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों ये सेम प्लेन में नहीं है तो क्या मैं इसमें से प्लेन काट सकता हूं क्या बच्चों? इसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों? कायरल। जो मॉलिक्यूल कायरल होगा तो वह किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल होगा और क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों इसमें लेते हैं Cl, ये देखिए बच्चों। अब आप देखिए बच्चों डबल बॉन्ड का नंबर कितना है? डबल बॉन्ड का नंबर है 3 हो गया ओड नंबर। जब ओड नंबर में डबल बॉन्ड होते हैं तो इसके एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेम प्लेन में होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शो करता है बच्चों ये।
ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो सेम प्लेन में, तो सेम प्लेन में होंगे ना बच्चों। ऐसे कैसे काट सकता हूं मैं इसको, सेम प्लेन में है तो मैं इसको ऐसे कैसे काट दूं बच्चों, ऐसे कैसे काट दूंगा तो बच्चों इसमें क्या चली जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो और ये हो गया क्या, ए कायरल। क्या हो गया ये, ए कायरल। लेकिन ये वाला कायरल हो गया। देखो बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन एटम, इसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल कैसा है, ये कायरल है। तो ये क्यूमुलिन वाला केस आता है। क्यूमुलिन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हो बच्चों, आप उन्हें ओड इवन कंसेप्ट लगाइए, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। अगर आप ये इवन नंबर में हैं तो सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे, ओड नंबर में हैं तो बच्चों सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करेंगे मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। ये हमारे पास केस फर्स्ट था। केस सेकंड आता है बच्चों हमारे पास स्पाइरेन। स्पाइरेन वही बच्चों, स्पाइरेन में भी क्या होता है कि सारी रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ये इस तरीके से साइक्लिक रिंग। तो इसका वही एग्जाम्पल 1 करते हैं बच्चों हम। ये CH3, ये CH3, ठीक है। अब मैं चाहूं तो बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकता हूं और मैं आपको इसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला बना के भी समझा सकता हूं। वैसे देखो 2 डबल बॉन्ड का DU कितना होता है बच्चों, 2 DU होता है बच्चों। इसका भी DU कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया बच्चों, डबल बॉन्ड को साइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया है। और जो SD कंसेप्ट था, SD कंसेप्ट यहाँ SD इस तरह से। और बच्चों इसमें भी अपन SD कंसेप्ट एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें SD और SD ऐसे लगा सकते हैं। आप फर्स्ट और लास्ट को देखें, फर्स्ट और लास्ट सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए ये जो है कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, SD। अब मैं बच्चों इसका स्टीरियो केमिकल डायग्राम भी बनाना चाह रहा हूं। बच्चों एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी प्लेन में होती है, ठीक है। एक वैलेंसी डार्क लाइन पे होती है, एक वैलेंसी डैश लाइन पर होती है। ये मैंने आपको GI में भी समझाया था। अब बच्चों इस वाले कार्बन को इसके साथ रिंग बनाने के लिए, बच्चों इसके साथ रिंग बनाने के लिए इसको सेम प्लेन में आना पड़ेगा। जब एटम और ग्रुप एटम सेम प्लेन में होते हैं तभी रिंग बनती है, अदरवाइज रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बच्चों इसके ये ऐसे सेम प्लेन में बन गई और इसकी 2 वैलेंसी ऐसी हो गई। अब इसके साथ इसको रिंग बनाने के लिए ऐसे सेम प्लेन में आना पड़ेगा इसको, और इसको ऐसे ऐसे आना पड़ेगा। इसका ये मिथाइल और ये H ऐसे होगा। अब आप देखिए इसके ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन में नहीं है मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों, कायरल, और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल और ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा मैं नहीं काट सकता क्योंकि ऐसा है ऐसा है। अगर आप प्रैक्टिकली इसे फील करना चाहते हैं तो बच्चों हम देखो इसको ऐसे रहते हैं ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के। जैसे इसके मान लीजिए बच्चों 2 वैलेंसी ऐसी है तो ये 2 इस तरीके से रहती है, मतलब इस तरीके से रहेगी, ये इस तरीके से रहेगी। तो आप इसको प्लेन नहीं आप इसका प्लेन नहीं काट पाओगे बच्चों। कि देखो काट के देखो, अगर आप ऐसे काटोगे तो फिर ये नहीं कटेगा, ऐसे काटोगे तो ये वाला रह जाएगा। इसलिए इन कंपाउंड में, इस तरह के कंपाउंड में जो होता है क्यूमुलिन सिस्टम में, ये वाले और ये इस तरह के कंपाउंड, वैसे आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से करना चाहें रिजल्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 रिंग है, दोनों का DU सेम है, दोनों का DU सेम है मतलब सेम प्लेन में लाइन नहीं करेंगे। सेम प्लेन में लाइन नहीं करेंगे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मॉलिक्यूल होगा कायरल एंड ऑप्टिकल एक्टिव। बच्चों स्पाइरेन में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है, ये वाला। ठीक है, अब अपन इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। या तो SD कंसेप्ट लगा लें, SD कंसेप्ट लगाते हैं, S का मतलब सेम, D का मतलब डिफरेंट, S सेम डिफरेंट सेम। फर्स्ट और लास्ट कौन से प्लेन में बच्चों, फर्स्ट और लास्ट सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन में तो हम इसे काट सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में। या फिर ऑड इवन कंसेप्ट लगा लें। नंबर ऑफ रिंग कितनी है, ओड नंबर में, ओड नंबर में सेम प्लेन में रहेगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और एक ऐसा है बच्चों ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों मान लीजिए 4 मेंबर रिंग आ जाए तो सेम तरह के अपन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। थर्ड केस जैसे हमने उसमें GI में पढ़ा था वैसे ही केस आएंगे साइक्लो एल्काइलिडीन। साइक्लो एल्काइलिडीन का केस आएगा बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल दोनों का मिक्सचर केस है बच्चों, ये C, ये वाला मिथाइल,
देखो यहाँ एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों का मिक्सचर केस हो गया, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। टोटल कितने हो गए बच्चों? दो। तो हो गया हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर में है तो सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल। और कायरल और क्या शो करेगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों अपन। देखिए ये तो इस वाले दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों हम ये देखते हैं कि यहां पर हम वही ओड इवन कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। दो डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो मतलब ओड नंबर हो गया। ओड नंबर में सेम प्लेन में लाई करेगा, सेम प्लेन में लाई करेगा, तो मतलब मैं इसको ऐसा कैसा काट सकता हूं, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों? एक आयरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये H और ये मिथाइल और यहां Cl। देखिए इस वाले ये वाला कंपाउंड बच्चों मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था, जीआई शो करेगा कैसे। H और मिथाइल अलग अलग हैं और ये यहां से ऊपर गया नीचे गया तो ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब जीआई शो करेगा। अब इसमें बच्चों ये एक कायरल कार्बन है, सब ध्यान से देखेंगे। इसमें मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक और किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो बच्चों इसमें प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, ये कैसा है? कायरल। और दिस compound will show geometrical isomerism as well as optical isomers। तो बच्चों ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो करेगा। बस का हमने जो है 3 केस देख लिए थे, क्यूमुलिन सिस्टम, स्पायरिन और साइक्लोएल्किडीन। फोर्थ आता है बाइफिनाइल। तो देखो बाइफिनाइल सिस्टम में क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। ऑर्थो डैश सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल आर नॉट प्लेनर बिकॉज ऑर्थो ग्रुप एक्सर्ट स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू विच वन फिनाइल ग्रुप गोस आउट ऑफ प्लेन। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये दो बाइफिनाइल रिंग है। देखो बच्चों ये दो बाइफिनाइल रिंग है, तो ये दो बाइफिनाइल रिंग इस तरीके से है। तो बच्चों दोनों रिंग कैसी है? प्लेनर है। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन मान लेते हैं हम। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। ये दो ऑर्थो पोजीशन ऊपर की तरफ होगी, ये नीचे की तरफ है। जैसे ये मान लीजिए दोनों ए और ये दोनों बी, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि इस वाले एक ग्रुप की वांडरवाल रेडियस इस वाले ग्रुप की वांडरवाल रेडियस में एनरोच करती है। तो दोनों की वांडरवाल रेडियस एक दूसरे में एनरोच करती है, तो क्या होता है? दोनों में रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक फिनाइल रिंग, कोई भी एक फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर घूम जाएगी बच्चों। कोई भी एक फिनाइल रिंग जो है वो परपेंडिकुलर चली जाएगी, तो ये दोनों बाइफिनाइल रिंग ऐसे हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो देखो बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, इसलिए ये होगी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब कोई भी एक बाइफिनाइल रिंग अगर आउट ऑफ प्लेन चली गई तो ये ऐसे दिखेगी, जैसे ये था ऐसे दिख रहा है ना बच्चों, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो इस तरह दिखेगी। तो इस वाले कंपाउंड में क्या नहीं है? प्लेन नहीं है, सेंटर नहीं है, प्लेन सेंटर नहीं है, तो क्या हो गया? ये कायरल। और क्या शो करेगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहां एक नोट लिख लेते हैं कि जो ग्रुप A and B are those group which cannot forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या नहीं बनाने चाहिए बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो बच्चों बॉन्ड बनाने के लिए एटम और ग्रुप ऑफ एटम को एक ही प्लेन में आना पड़ेगा, एक ही प्लेन में आना पड़ेगा। तो ये बाइफिनाइल रिंग प्लेनर रहेगी, प्लेनर रहेगी तो पूरा का पूरा, अगर बाइफिनाइल रिंग प्लेनर होती, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ऐसा कैसे प्लेन कट जाता? इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखो दोनों रिंग ऐसे चली जाएगी एक दूसरे की, कैसे चली जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर चली जाएगी। परपेंडिकुलर चली जाएगी तो बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों।
अच्छा बच्चों, ये OH और COOH में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा था, अब यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग इज ए मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई बॉन्डिंग मेजरमेंट का अट्रैक्शन है। तो इसमें बच्चों क्या चली जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। इसमें ये ऐसे है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पास क्या? कायरल या एकायरल? एकायरल। ये हो गया एकायरल। इसके बाद बच्चों थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन। ये Cl और मिथाइल के बीच में क्या होगा बच्चों? स्टेरिक वो लगेगा, रिपल्शन लगेगा। इसे एक बाइफिनाइल रिंग कहां चली जाएगी? आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। तो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि बाइफिनाइल के अक्रॉस भी एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बाइफिनाइल भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है। फोर्थ एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है बच्चों टर्फिनाइल का, ठीक है। मतलब इसमें 3 बाइफिनाइल रिंग है। तो हमने 2 के एग्जाम्पल देख लिया, 3 के एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले इसका विजुअलाइजेशन करते हैं बच्चों। इस विजुअलाइजेशन में आप 2 कंडीशन मान ले, या तो बीच वाली रिंग को आउट ऑफ प्लेन मान ले बच्चों, या दोनों साइड वाली रिंग को आउट ऑफ प्लेन मान ले। हम मान लेते हैं बीच वाली रिंग को आउट ऑफ प्लेन मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये ऐसे विजुअलाइज करो। ये फर्स्ट रिंग है और ये थर्ड वाली बाइफिनाइल रिंग है। फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है। अब ये बीच वाली रिंग कैसे बच्चों? बीच वाली रिंग ऐसे है, परपेंडिकुलर चली जाएगी। आप अपनी जो है ना 3 नोटबुक रख लेना अपने स्टडी टेबल पे, एक को ऐसे कर लेना, आपको एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। अब अपन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। मिथाइल के ऑपोजिट कौन है? मिथाइल। Cl के ऑपोजिट कौन है? Cl। Br के ऑपोजिट कौन है? Br। OH के ऑपोजिट कौन है? OH। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट क्यों नहीं है अभी देख लेते हैं बच्चों। इधर देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड रिंग तो सेम प्लेन में है बच्चों। फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन में होने से ऐसे देखिए, अगर मैं ये सेम प्लेन में है तो जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम प्लेन में है तो मैं उसको ऐसे काट सकता हूं, पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे काट सकता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड में सारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम आधे कट जाएंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी? सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला ऐसा है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां ऊपर कौन है? Br। यहां ऊपर कौन है? नीचे OH। यहां ऊपर कौन है? OH। यहां ऊपर नीचे कौन है? Br। तो अगर मैं इसको बच्चों ऐसे काटूंगा, अगर ये वाला तो ऐसे इस प्लेन में है और ये वाला इस तरह के इस प्लेन में है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे काटूंगा तो यहां ऊपर की तरफ कौन है? Br। नीचे की तरफ कौन है? OH। तो दोनों पार्ट एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वह एब्सेंट है। एक बार दोबारा से इसका विजुअलाइजेशन करते हैं बच्चों। दोबारा देखो, 3 बाइफिनाइल रिंग हैं, इसमें से 2 बाइफिनाइल रिंग ऐसे है, फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन में है, और ये बीच वाली रिंग जो है ये परपेंडिकुलर चली गई है। तो बीच वाली रिंग परपेंडिकुलर चली गई है, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखूंगा मैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, Cl के ऑपोजिट Cl, OH के ऑपोजिट OH, Br के ऑपोजिट Br है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद बच्चों ये वाला देखेंगे हम कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो बच्चों, फर्स्ट और थर्ड रिंग, फर्स्ट और जो थर्ड रिंग है वह सेम प्लेन में है, तो इसको मैं ऐसे कैसे काट सकता हूं। और बीच वाली रिंग जो है वह इस तरीके से है, परपेंडिकुलर है। तो बीच वाली रिंग परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसे काटेंगे तो यहां ऊपर की तरफ Br है, नीचे की तरफ कौन है? OH है। तो Br और OH होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर आते हैं अपन 5 नंबर एग्जाम्पल पे बच्चों। ये 5 नंबर एग्जाम्पल पे देखो, मिथाइल के ऑपोजिट मिथाइल, Cl के ऑपोजिट Cl, लेकिन Br के ऑपोजिट Br नहीं है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बच्चों फिर अगेन देखिए, फर्स्ट और थर्ड रिंग, फर्स्ट और थर्ड रिंग, फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है। फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे काटने पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, यहाँ Br के नीचे Br है, ड्यूटेरियम के नीचे ड्यूटेरियम है। इसमें बच्चों खास बात क्या है, Br के नीचे Br, ड्यूटेरियम के नीचे ड्यूटेरियम। तो बच्चों ये फर्स्ट और थर्ड रिंग में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। इसके सारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वह आधे आधे कट जाएंगे। अब आती है बीच वाली रिंग। इधर देखिए बीच वाली रिंग,
ये बीच वाली रिंग में आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये यहां पे ऐसे देखेंगे तो बच्चों यहां पर ऊपर Br है, नीचे भी Br है, इसमें ऊपर ड्यूटेरियम है, इसमें नीचे भी ड्यूटेरियम है। तो ऐसे अगर आप बीच वाली, जैसे ये तो ऐसा है प्लेनर है बच्चों, ये प्लेनर है, तो आप इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसे काटने पर ये ऐसे कट जाएगा आधा आधा। तो यहां ऊपर Br, नीचे भी Br, ऊपर D, नीचे भी D। इसका मतलब इसमें क्या है बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। और ये क्या हो गया बच्चों, एक आयरल हो गया, ये हो गया एक आयरल। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल के अलावा और कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो उसमें हमारे पास जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट नहीं होगी, थोड़ा भी दिक्कत आ गया तो प्लेन सेंटर एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो है प्लेन सेंटर अगर एब्सेंट हो जाएगा, एटम और ग्रुप एटम अलग होंगे तो वह कायरल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटीज इन अमीन्स। देखो बेटा ये नाइट्रोजन है, पहले तो ध्यान रखो ये अमीन्स है और एसाइक्लिक अमीन है। इस अमीन में जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो डिफरेंट है, लोन पेयर और तीनों बॉन्ड पेयर R1 R2 R3। तो हमने देखा था इसकी चारों वैलेंसी अलग है, चारों वैलेंसी अलग है तो कायरल है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब ये कायरल है और ये वाला जो है इसका मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज होने को हम बोलते हैं एनेंशियोमर। अगर मैं बीच में मिरर लगाऊं तो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है कि इस अमीन की इंटर कन्वर्जन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये अमीन 2.3 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज पर सेकेंड की उससे इंटर कन्वर्टेबल होता रहता है। मतलब ये पार्ट इसमें चला जाता है, ये पार्ट इसमें चला जाता है। तो जब हम इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं बच्चों, जो हमने पोलिरोमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि जिसमें से हम एनालाइजर पे देखते हैं, तो बच्चों लाइट इसके किसी भी पार्ट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। लाइट इसके किसी भी पार्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो पोलिरोमीटर, एनालाइजर या पोलिरोमीटर पे कोई डेविएशन ही नहीं आता। एनालाइजर और पोलिरोमीटर पे कोई डेविएशन नहीं आता तो ये हो जाता है बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्यों हो रही है बच्चों, नाइट्रोजन के अक्रॉस लोन पेयर की वजह से फ्लिपिंग हो रही है। तो देखो बच्चों एसाइक्लिक अमीन हैविंग डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कायरल। कायरल है लेकिन कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकल इनएक्टिव? क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस लोन पेयर के अक्रॉस इतनी फास्ट वो हो रही है बच्चों फ्लिपिंग। इस फ्लिपिंग की फ्रीक्वेंसी है 2.3 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। अगर आप लाइट की वेलोसिटी देखेंगे बच्चों तो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ और ये 10⁸10 है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में ये 100 टाइम्स ज्यादा है। तो 100 टाइम्स ज्यादा है तो अपन ये दोनों में एक दूसरे में इतनी ये फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी फास्ट होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके साथ कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। इंटरेक्ट नहीं कर पाता मतलब पोलिरोमीटर पे कोई डेविएशन नहीं आता, बिकॉज ऑफ रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का इतना फास्ट रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है जिसकी वजह से इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती। इसे बोलते हैं हम अमीन इन्वर्जन, या इसका नाम होता है बच्चों अम्ब्रेला इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन या इसे बोलते हैं बच्चों अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अब ये है एसाइक्लिक अमीन। ठीक है, अगर बच्चों साइक्लिक अमीन आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, साइक्लिक अमीन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर साइक्लिक अमीन में एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हैं तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। बच्चों साइक्लिक अमीन का केस देखते हैं। देखो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो देखो इन केस ऑफ साइक्लिक अमीन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। जो अम्ब्रेला इन्वर्जन था या अमीन इन्वर्जन था वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सो इन दिस केस दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेंगे, जब डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे। ठीक है, अब बच्चों नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस का केस देख लेते हैं। इन केस ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इन्वर्जन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लेस है। तो लेस है क्यों, क्योंकि फास्फोरस और सल्फर का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से वो रोटेशन को थोड़ा हिंडर कर देंगे। सो दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच। तो अगर उसके अक्रॉस अगर हमारे पास डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होंगे
मतलब अगर चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होंगे तो वो बिहेव करेगा कायरल सेंटर की तरह। जब हमने स्टार्टिंग में बच्चों कायरल सेंटर का एग्जाम्पल किया था तो आपको याद होगा ये वाला एग्जाम्पल हमने लिखा था, ये कायरल सेंटर मिथाइल इथाइल सल्फर ऑक्सीजन और ये लॉन पेयर, मतलब चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग हैं तो कायरल है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसी तरह अगर फास्फोरस हम लिख दें और फास्फोरस से अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होंगे तो वह भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जैसे मान लीजिए फास्फोरस में से लिख दिया मैंने मिथाइल इथाइल HD और प्लस चार्ज, ये फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है तो मिथाइल इथाइल H और D, चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है बच्चों, चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ये दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर ऑप्टिकली एक्टिव, हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। बच्चों सबसे पहले एमीन्स पहचानो, कैसा अमीन है? एसाइक्लिक अमीन। चारों लॉन पेयर मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल, चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग हैं। एसाइक्लिक में नाइट्रोजन के अक्रॉस क्या होता है? फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग होने की वजह से क्या होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है, जिसे अमीन इन्वर्जन बोलते हैं। तो मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया बच्चों? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, बेटा साइक्लोप्रोपेन मिथाइल इथाइल लॉन पेयर, ये मतलब कायरल है लेकिन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि फ्लिपिंग होगी तो ये लिखेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में आप बच्चों देखें कि नाइट्रोजन जो है वो किस में है? साइक्लिक पार्ट में है या एसाइक्लिक पार्ट में है? नाइट्रोजन का लॉन पेयर साइक्लिक पार्ट में है। अब बताओ साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा रोटेशन होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से इसके लॉन पेयर एक ही जगह रहेंगे, कहीं भी मूवमेंट नहीं करेंगे, कहीं भी मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग है। H इधर वाला ग्रुप, इधर वाला ग्रुप। इसके बाद बच्चों ये इसमें आते हैं फ्लिपिंग में, तो देखिए बच्चों इससे ये इधर जाए इधर जाए इधर जाए, सारे एटम और ग्रुप एटम डिफरेंट हैं तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन साइक्लिक में है, साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। हाँ, इधर गए सारे एटम और ग्रुप। लेकिन बताओ इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर किसमें है? इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे बच्चों रेजोनेंस, जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह लॉन पेयर और यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है। अल्टरनेट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है बच्चों की ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस में जाने से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो दो बॉन्ड बना लिए तो चारों एटम और ग्रुप एटम सेम नहीं हुए। इसका मतलब प्लेन ऑफ इसमें क्या होगा बच्चों? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी अगर आपसे पूछे कि किसी मॉलिक्यूल में कितने, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और आपसे बोल दिया इसमें कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो वो वाला नाइट्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे जिस नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में है। जैसे इस नाइट्रोजन से चारों एटम और ग्रुप एटम अलग अलग हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करेगा और उसको हम कायरल सेंटर में भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों ये वाला एग्जांपल आता है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, सारे एटम और ग्रुप एटम अलग अलग हैं, नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो गया बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो गया बच्चों? ये ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट में ये बात दोबारा से ध्यान रखें, फास्फोरस और सल्फर वाली। अगर फास्फोरस और सल्फर से अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर डिफरेंट हैं तो वह डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, इसमें केस फर्स्ट आता है हमारे पास जब मॉलिक्यूल कैसा हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं हो, या फिर अपन क्या बोले, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे बच्चों 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है? स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर क्या होता है बच्चों? जिसमें एक स्विच करने पे एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है, तो वो स्टीरियो सेंटर के अक्रॉस क्या क्या हो सकता है बच्चों? ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है जहां से GI शो करे, एक कायरल सेंटर हो सकता है, ठीक है। क्यूमुलिन देखिए बच्चों,
क्यूमुलिन का सिस्टम आपको याद है पढ़ाया था। अगर क्यूमुलिन में इवन नंबर में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, बट मतलब एक सेंटर क्यूमुलिन के अक्रॉस। दूसरी बात, अगर उसमें ऑड नंबर में होता है तो एटम और ग्रुप एटम सेम प्लेन में रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं तो वो जीआई शो करता है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट स्पाइरेन में है, ऑड इवन कॉन्सेप्ट साइक्लोएल्कैलिडीन में है। और बाइफिनाइल, जो बाइफिनाइल अभी हमने पढ़ा था, उस बाइफिनाइल में एटम और ग्रुप एटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले आते हैं इस तरीके से, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो इसके अक्रॉस भी एक हमारे पास स्टीरियो सेंटर आएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करके सारे केस इंक्लूड करेंगे। बच्चों कितने कायरल सेंटर हैं? दो कायरल सेंटर हैं, तो 2 की पावर 2 4, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक होगा तो सारे के सारे चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा था एसिमेट्रिक का मतलब होता है अगर सभी तरह के सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है तो उसे एसिमेट्री बोलेंगे अपन। सेकंड एग्जांपल, बेटा बच्चों ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर हैं, ठीक है। 3 कायरल सेंटर हैं तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे हमारे पास 2 की पावर 3 8। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पे जो बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो, बेटा यहाँ H और यहाँ ये जीआई ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर आप इसे ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसीडर करोगे तो इसके अक्रॉस एक जीआई सेंटर है। अगर आप यहाँ पे बच्चों H और यहाँ पे भी H, दोनों ग्रुप अलग अलग, दोनों ग्रुप अगर आप ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसीडर करोगे तो यहां पर फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर एक है, लेकिन अगर आपने कायरल सेंटर कंसीडर कर दिया तो फिर आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है साइक्लिक वाले के केस में। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों? 8। ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे हम? CHO, CHOH, 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 CS2OH। बच्चों 1 2 3 4, कितने कायरल सेंटर हैं बच्चों? 4 कायरल सेंटर हैं तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16, ठीक। अब देखिए बच्चों फोर्थ एग्जांपल में ये कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों? 16। 2 की पावर 4 हो गया हमारे पास 16। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों ये कायरल सेंटर 1 2 3 4 5 6 कायरल सेंटर होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 6, ठीक है। अब 6 नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल में थोड़ा पहले विजुअलाइज कर लें इसको। ये वाला कौन सा सिस्टम? स्पाइरन। स्पाइरन में हम ऑड इवन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ इवन मेंबर रिंग है, इवन मेंबर रिंग है तो एटम और ग्रुप एटम सेम प्लेन में नहीं होते, तो एक स्टीरियो सेंटर तो इसके अक्रॉस बनेगा। एक कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, टोटल हो गए 2 की पावर 3, मतलब कितना हो गया बच्चों? 8। ये स्पाइरन के अक्रॉस हमने ले लिया, जो हमने यहाँ लिखा था, इस इधर लिखा था बच्चों। ये कितने हो गए? 2 का मतलब हो गया इवन नंबर, इवन नंबर में है तो एटम और ग्रुप एटम सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब एक कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटा? 8। 2 की पावर 3 8। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में बच्चों ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस है, एक रिंग है, साइक्लोएल्कैलिडीन है। साइक्लोएल्कैलिडीन में वही ऑड इवन कर लें, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ठीक है। बस ध्यान रखना अगर इवन नंबर में है तो ऑप्टिकल शो करेगा, अगर ऑड नंबर में है तो जीआई शो करेगा। तो बच्चों एक स्टीरियो सेंटर तो इसके क्रॉस आ गया, ठीक। एक कायरल सेंटर ये हो गया बच्चों, तो यहां पे आंसर आ गया बच्चों 2 की पावर 2 ये 4, ठीक है। हाँ बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल बाइफिनाइल वाला। सबसे पहले देखो बच्चों बाइफिनाइल में ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, तो 2 स्टीरियो सेंटर तो ये हो गए। और आपको पता है बच्चों बाइफिनाइल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाएगी रिंग दोनों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो स्टेरिकल हिंडर्ड ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर चली जाएगी। तो यहां पे भी एक इस बाइफिनाइल के अक्रॉस भी एक स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा, तो टोटल स्टीरियो सेंटर हो गए 3,
2 की पावर 3 8। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर है? 5, 2 की पावर 5 32 आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस आता है अपने पास, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो व्हेन इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट हो, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर n की पावर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। पहले आपको n में 2 का डिवाइड करना है बेटा। इवन नंबर में ना, इवन नंबर में पहले डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद माइनस करोगे। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 की पावर n-1 मीजो, ये हो गया। अब इसके में देखिए, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे चेक करना है? इस एंड से इस एंड तक दोनों तरफ जाना है, CH3 CH3 CH CH OH Cl Cl। तो बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे इसके 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1 इजिकल्स टू हो गया 3। अब बच्चों मैं इनको ड्रॉ करना भी सिखा रहा हूं आपको। देखिए इधर ये फिशर प्रोजेक्शन बना लिया, फिशर प्रोजेक्शन में दोनों सीएल को इधर लगा दिया, ऐसा एक ये बनेगा, एक इसकी बनेगी बच्चों मिरर इमेज, Cl Cl H H CH3 CH3, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब एक और स्टीरियो आइसोमर बच्चों इसका ऐसा बनेगा, ये CH3 CH3 Cl Cl Cl। बताओ इसमें क्या जा रही है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो गया? मीजो। और बताइए बच्चों मीजो की मिरर इमेज, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? मीजो की मिरर इमेज बच्चों होती है आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? 0। ये आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था। मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों का अल्फा 0 होता है। अब बच्चों इसका अल्फा अगर +x है तो इसका क्या होगा? -x, क्योंकि एनेंशियोमर है। अगर एनेंशियोमर होंगे तो दोनों के अल्फा जो है डिफरेंट होंगे। और एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था बेटा, एनेंशियोमर हमेशा कायरल होते हैं। एनेंशियोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। बच्चों यहाँ क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये एनेंशियोमर नहीं बनेगा, ये मीजो बनेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती तब भी ये मीजो ही होता। और मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। बच्चों सेकंड वाला केस जो आता है वो आता है व्हेन ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट। ऑड नंबर में हमारे पास 2 केस आएंगे। फर्स्ट केस व्हेन मिडिल सेंटर इज सूडो कायरल। जब मिडिल सेंटर कैसा हो बेटा? सूडो कायरल। सूडो कायरल हमने RS में किया था बच्चों। देखो सूडो कायरल ये वाला होता है, ठीक है। देखो बच्चों इसमें कार्बन से H और Cl 2 ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम है। ये दोनों ग्रुप बच्चों सेम है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है। लेकिन अगर इनका जो RS नोमेनक्लेचर है अगर वो डिफरेंट आ जाए तो ये सूडो कायरल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1, ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n-1/2, मीजो 2 की पावर n-1/। अब देखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर में 2 की पावर 3-1, ये हो गया 4। ऑप्टिकल एक्टिव में मैंने फॉर्मूला लगा लिया, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव में फॉर्मूला 2 और 2 ही आ गए मीजो। अब ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों की, ये वाला जो सेंटर है ये सूडो कायरल सेंटर है। तो बच्चों सूडो कायरल सेंटर कैसा होता है? एक कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट हो, 2 वैलेंसी सेम हो, लेकिन उनका स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मतलब उसका RS नोमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट हो, तो इसे बोलते हैं हम सूडो कायरल सेंटर। ये RS में भी आपको देखोगे आप RS में अपने नोट्स में, तो लास्ट एग्जाम्पल करा रखा है आपको। इसके बाद देखेंगे बच्चों दूसरा केस आता है व्हेन मिडिल सेंटर कैसा हो? ज्योमेट्रिकल सेंटर हो। यहां तो था सूडो कायरल सेंटर, यहां है मिडिल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कंपाउंड देखिए, ये बीच वाला सेंटर GI शो कर रहा है, इसमें बीच वाला सेंटर जो था वो सूडो कायरल था। तो इस केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर के फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n-1, मीजो 2 की पावर n-1/2। यहां से टोटल स्टीरियो आइसोमर आते हैं बच्चों हमारे पास 6, ऑप्टिकल एक्टिव आते हैं यहां से 4, और ये आते हैं मीजो आते हैं इसके 2। अब मैं इन सारे आइसोमर्स को आपको जो है बना के बताऊंगा बच्चों। मैंने आप बोला था स्टीरियो आइसोमर में आपको बना के बताऊंगा। देखिए इसी के स्टीरियो आइसोमर में आपको बना के बता रहा हूं। देखिए बच्चों ये ऐसा हो सकता है R cis R। देखिए बच्चों ये वाला जो कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर और ये वाला कायरल सेंटर, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन R हो सकते हैं। तो R हो सकते हैं तो बच्चों मैंने लिख लिया R cis R। अब देखिए इधर R की मिरर इमेज क्या होगी? S। R की मिरर इमेज क्या होगी? S।
और ये भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, कि जब दोनों आर होते हैं या दोनों एस होते हैं तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाती है, वह भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर एटम से ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। तो बच्चों जैसे मैंने ये वाला ग्रुप कंसिडर किया है, सेम उसी तरह मैं एक और कंसिडर कर लेता हूं, आर ट्रांस आर, और ये आर ट्रांस, सॉरी एस ट्रांस आर की मिरर इमेज है, एस ट्रांस एस। अगेन वही शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी बच्चों, दोनों आर हो या दोनों एस हो तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब आते हैं बच्चों आर सिस एस, वही शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, एक आर और एक एस होता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है, सिस है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बच्चों आर ट्रांस और एस होगा तो इसमें जाएगी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें जाएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों ये दोनों कंपाउंड जो हो गए वो हो गए मीजो, और ये वाले जो कंपाउंड हो गए ये हो गए ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसके देखो ऑप्टिकल एक्टिव कितने बने, 4। तो देखिए बच्चों हमने फॉर्मूला से लिखा था, इसके ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे 4, मीजो बनेंगे 2। एक और बात खास आती है, इसकी मिरर इमेज हमने नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है बच्चों, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। मीजो की मिरर इमेज आइडेंटिकल, इसलिए हमने इनकी मिरर इमेज नहीं बनाई है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, और इसमें शीट में आप जो क्वेश्चन करेंगे, जेई में 2009 का एक क्वेश्चन दे रखा है जेई लेवल में, तो वह क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन को करना है, करते टाइम एक बार ये देख लेना, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना। बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्केन्स आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3FClBrI। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, C3FClBrI। सबसे पहले आप इसका DU निकालें, DU आ रहा है 2, DU2 आ रहा है, मुझे बनाना है क्या, एल्काइन बनाना है, तो एल्काइन का DU होता है 2। तो देखिए ये, अब देखो बच्चों एक बार मैंने इधर फ्लोरीन रखा है, तो क्या क्या बच गया इधर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। एक बार फ्लोरीन, एक बार इधर क्लोरीन, तो यहां पे क्या बच गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बार यहां ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, और एक बार यहां पे बच्चों आयोडीन, ऐसा। तो यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ऐसा बन गया। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको ध्यान से देख लें कि हमें क्या बनाना है बच्चों, एल्काइन। एल्काइन बनाना है तो एल्काइन बना दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक बार फ्लोरीन को, एक बार क्लोरीन को, एक बार ब्रोमीन को, एक बार आयोडीन को रख दिया मैंने। अब बताओ ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है बच्चों, कायरल कार्बन एटम। तो ये कायरल कार्बन एटम है तो लाइट को क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। तो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज DL, इसके भी DL, इसके भी DL, इसके भी DL। तो टोटल आंसर हो गया 8। ध्यान रखो बच्चों, आप लोगों ने आपको जब स्ट्रक्चर आइसोमर्स समझाया था तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बाद आपको आइसोमर कैलकुलेशन कराई थी। उस आइसोमर कैलकुलेशन में आप नॉर्मल जैसे बनाते हैं आइसोमर वैसे बनाइए, और ध्यान रखिए अगर कायरल कार्बन है तो उसके 2 ओरिएंटेशन बनेंगे, वो DB बन सकता है, LB बन सकता है, DB बन सकता है और LB बन सकता है, तो ये 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी आइसोमेरिक कीटोन्स आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। ये वाला क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर आइसोमर की शीट में भी है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं कीटोन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कीटोन, ये कीटोन बना दिया। यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, सबसे पहले DU निकालो, DU1 आ रहा है, टोटल कार्बन एटम 6 है, 6 में से 2 कार्बन काम में आ गए, बचे कितने, 4 कार्बन के स्केलेटन को मैं किस किस तरह से चेंज कर सकता हूं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल से। बच्चों ऐसा करने से ये कायरल कार्बन आ जाता है, कायरल कार्बन आते हैं, इसके 2 बनेंगे, टर्शी ब्यूटाइल, इस तरीके से। अब इधर देखिए इसमें 3 कार्बन रखे हैं, इधर कितने कार्बन रखे बेटा मैंने, 3 कार्बन को मैं 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। कोई कायरल कार्बन नहीं आ रहा है, केवल एक ही में कायरल कार्बन आ रहा है। देखिए यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं, दोनों मिथाइल हैं।
यहाँ भी तीनों मिथाइल हैं, यहाँ भी दोनों मिथाइल हैं, इसलिए कोई कायरल कार्बन नहीं है। इस जगह बच्चों कायरल कार्बन एटम आ रहा है तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ 2 गिनेंगे 1 1 2 1 1 1, तो टोटल हो गए अपने पास 1 2 4 2 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ गया कितना 7। बच्चों सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखें कि दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों इसमें भी पीएच है, पीएच यहाँ पर है, सीएच यहाँ पर भी है, मिथाइल यहाँ पर भी है, ठीक है, CHO प्लस NH2OH। तो दोनों ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम ही है, ठीक है। इनकी रिएक्शन करा रहे हैं NH2OH से, हाइड्रोक्सिल अमीन से पूछा है कितने ऑक्साइड बनेंगे, ठीक। तो जैसा हम एज यूजुअल करते हैं, पहले इसमें से क्या करेंगे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करेंगे, CH3 CH PH CH डबल बॉन्ड NOH। अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये कायरल सेंटर है या नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर कायरल सेंटर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर 2 से हो जाएगा बच्चों 4। अब बच्चों इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस ये था कि इसमें यहां फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, यहां फिशर प्रोजेक्शन नहीं दे रखा। मतलब इसमें फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है तो इसका मतलब है इसका RS नोमेनक्लेचर फिक्स हो गया, या तो ये R होगा या S होगा, दोनों में से एक होगा। अब मैं इसका RS कर लेता हूं बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो ये आएगा R। अब देखिए इसके ऑक्साइम जब मैं बनाऊंगा बच्चों तो PH मिथाइल HCH डबल बॉन्ड NOH ऐसे बनेगा ऑक्साइम इसका ऑक्साइम इसलिए यहां बनेगा, यहां पे कॉन्फिगरेशन है R है तो यहां बनेगा R सिन RNT। तो इसके जो ऑक्साइम बनेंगे बच्चों वो बनेंगे 2, और ऊपर वाले का आंसर आया था 4, नीचे वाले का आंसर आया 2। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों इस वाले किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अब ये मैंने यहां फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, इसकी जगह आप चाहें तो वेजेज प्रोजेक्शन भी वो आपको दे सकता है। अगर आपको प्रोजेक्शन फिक्स करके दे दिया, कोई प्रोजेक्शन आपको फिक्स करके दे दिया तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स ही मानना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहां बच्चों कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया था, नॉर्मली लिख रखा था, तो नॉर्मली लिख रखा था तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, इट मे बी R इट मे बी S। इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है तो ये R है तो इट इज 100% R, तो R सिन RNT केवल यहां से ही स्टीरियो सेंटर काउंट होगा, बाकी और जगह से स्टीरियो सेंटर काउंट नहीं होगा। तो जब कभी हम स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन के सवाल करें तो किसी जगह कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो तो उसे फिक्स ही रखें, वहां पे आप कायरल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसीडर करके 2 की पावर n फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था तो फिक्स का मैंने फिक्स ही रखा, केवल यहां रखा, एक स्टीरियो सेंटर है इसलिए 2 बनेंगे सिन और NT। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर कंपाउंड M इज। नॉर्मली बच्चों हम करते कैसे इस सवाल को, जैसे हम देखेंगे मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है नहीं, तो सिमेट्रिकल नहीं है तो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो हम करते क्या है बच्चों, वैसे तो हम ऐसा करते हैं 2 की पावर 2 करके 4 कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों ये 2 की पावर 2 से 4 करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है ये होती है ब्रिज हेड, ये जो पोजीशन होती है ब्रिज हेड। तो बच्चों ब्रिज हेड में ये केवल एक ही ज्योमेट्री में रहता है, ब्रिज हेड में ये है जो है बच्चों, ये ब्रिज हेड के यहाँ केवल सिस फॉर्म में रहता है, ये ऐसा रहेगा बच्चों, यहाँ पे H और ये मिथाइल रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों एक ही पोजीशन में रहेंगे, सिस पोजीशन में, क्योंकि बच्चों आप देखिए इसकी 1 2 और ये 3, ये वाली 1 बच्चों, ये वाली 2, ये वाली 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो जो H होगा, H और मिथाइल दोनों ही ऐसे, इसके देखिए बच्चों 1 2 3 4 वैलेंसी फ्री है इसकी, केवल 3 वैलेंसी तो इसके रिंग बनाने में चली गई। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये वाला और ये वाला जो है ना वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, एक ही कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, और वो भी सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, और एक इसकी क्या बनेगा बच्चों, एक इसकी मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज बनेगा तो इसके जो आइसोमर बनेंगे 2, तो जो ये आइसोमर थे 4, ये वाला 4 बनना गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड के अक्रॉस केवल ये सिस कन्फर्मेशन में ही रहेगा,
ट्रांस कन्फर्मेशन में नहीं जा पाता है। दैट्स वाई ये यहाँ पर हमें इसका एक ही ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा। एक ही ओरिएंटेशन लेंगे तो ये एक ओरिएंटेशन ये और एक इसकी क्या बनेगा बच्चों, मिरर इमेज। अगर आप 2 की पावर 2 लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।